मतलब आग के साथ खेलने वाला होगा, जबरदस्त हंगामा होगा, कश्मीर जल उठेगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये धमकियां दी जा रही हैं धारा 370 अनुच्छेद 35A को लेकर। संविधान की एक धारा और एक अनुच्छेद जिस पर सबसे ज्यादा पुलवामा हमले के बाद चर्चा हो रही है, धारा 370 और उसका अनुच्छेद 35A। चर्चा शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो देश के तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है उसे सजा मिलनी चाहिए? यकीनन आपका जवाब होगा हां, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा करने पर सजा नहीं मिलती। आप सोचिए कि पाकिस्तान का कोई नागरिक किसी कश्मीरी महिला से शादी कर लेता है तो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक हो जाएगा। ठीक सुना आपने, कश्मीरी महिला से कोई पाकिस्तान का शख्स शादी करता है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। अजीबो गरीब, इतना खतरनाक है धारा। लेकिन कोई कश्मीर की महिला किसी बाहर, मतलब हिंदुस्तानी से, कश्मीर से बाहर के किसी शख्स से शादी करती है तो उसकी नागरिकता चली जाती है। अक्सर यह आरोप लगता है कि धारा 370 की आड़ में पत्थरबाजी होती है, दुकानदारी चलाई जा रही है, अलगाववादियों की दुकान चलती है। यह भी आरोप लगता है कि धारा 370 से अलगाववादियों को बल मिलता है, अलगाववादी इसका फायदा उठाकर राज्य में अस्थिरता फैला रहे हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि धारा 370 की वजह से ही सेना पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। 370 के नाम पर वहां की पार्टियां जमकर राजनीति कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, धमकियां दे रही हैं। अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि अगर आप इसे हटाएंगे तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस तरह की धमकियां तक दी जा रही है वहां की सियासी पार्टियों की तरफ से। 5 बड़े सवाल कौन से रहेंगे चर्चा के दौरान? आखिर कब तक 370 और 35A की वजह से अलगाववाद को मिलेगा बढ़ावा? सवाल नंबर 2, जब 370 एक अस्थाई टेम्परेरी अरेंजमेंट, अस्थाई व्यवस्था थी, तो उसे अब तक क्यों नहीं खत्म किया गया? सीधा सा सवाल। एक ही देश में 2 अलग अलग नागरिकता और स्पेशल अधिकार क्यों, जब कश्मीर आपका अभिन्न अंग है? कब तक दूसरे राज्यों के नागरिकों और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ होता रहेगा भेदभाव? कब तक 370 और 35A के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों, ध्वज का होगा अपमान? और मेरे साथ अमित रहना है, रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है मेरे साथ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, राजीव जेटली बीजेपी के नेता, इश्करण सिंह भंडारी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ हैं, सुहास चकमा मानवाधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और सायरा शालीम ऑथर मेरे साथ हैं। बहस की शुरुआत करें, लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बाइट्स, मैं 2 बयान आपको सुनाना चाहूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि 370 और 35A को लेकर कुछ लोग कैसे धमकी वाली राजनीति कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो खुद दरअसल डरे हुए हैं और उनकी घटिया राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी, इस वजह से उनके मन में घबराहट है, जबकि उनकी धमकी केवल खोखली है। गारंटी है जम्मू कश्मीर के हवाले से। इसको अगर छेड़छाड़ की गई तो ये आग के साथ खेलने के बराबर हो। जम्मू कश्मीर की आवाम इसको कभी कबूल नहीं करेगी कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए। हमारी सरकार सारी कश्मीर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाकर जिसको पकड़ना तो पकड़ देना चाहिए। और आपको कह रहा हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार ये कश्मीर की जो समस्या है वो 2 दिन में सब शांति आ जाएगी। कोई सड़क पे नहीं निकलेगा, पाकिस्तान के लोग ही आते हैं, वही गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले अमित रहना आप ही समझाएं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या दिक्कत क्या है, डर क्या है, बौखलाहट है, ऐसी धमकियां, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आग के साथ खेलना होगा, ये वाकई में डरे हुए हैं या डरा रहे हैं? ये एक तो डरे हुए हैं, मगर आप ये लॉ देखिए कितना ड्रैकोनियन है। ये यासीन मलिक एक आतंकवादी है, उसकी वाइफ पाकिस्तान से आती है और उनको मिल जाती है स्टेट सब्जेक्ट। मीरवाइज की वाइफ पाकिस्तान से हैं, लंदन की हैं, वो रह सकती हैं कश्मीर में, उनको मिल सकती है स्टेट सब्जेक्ट। सज्जाद लोन, उनकी वाइफ अमानुल्लाह खान की बेटी है, जो एक इंटरनेशनली डिक्लेयर टेररिस्ट है, उनकी बेटी है, वो आके कश्मीर में रह सकती है। मगर वेजर विभूति, जिनकी वाइफ कश्मीरी है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप इसको रिपीट करिए, जो आपने बोला दोबारा से बोलिए। जो आपने नाम गिनाया ना आतंकवादियों के, ये रिकॉल करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने नहीं सुना फिर से सुनिए। यासीन मलिक की वाइफ पाकिस्तानी है। सज्जाद लोन, उनकी वाइफ पाकिस्तानी है, अमानुल्लाह खान की बेटी है जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है। मीरवाइज की वाइफ पाकिस्तानी ऑरिजिन से है मगर लंदन से है, वो भी रह सकती है। मगर मेजर विभूति की वाइफ निकिता, मेजर विभूति वो हैं जिन्होंने अपनी जान दी, कश्मीर में शहादत पाई। उनके बच्चे, उनकी वाइफ कश्मीरी होते हुए भी उनके बच्चे कश्मीर में नहीं रह सकते। ये है ये कानून कि जो जान दे कश्मीर के लिए उसके बच्चे नहीं रह सकते, मगर जो जान ले उसके बच्चे रह सकते हैं और वो रह सकता है।
तो ये है कानून, और इस कानून को हटाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, नहीं कर रही मुझे नहीं पता, मगर सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के कारण कश्मीर में हलचल मची हुई है। आतंकवादियों को लगता है कि अगर ये कानून हटता है तो कश्मीर में डेवलपमेंट आएगा, कश्मीर में पैसा आएगा, आदान प्रदान होगा, कल्चरल फ्यूजन होगा, और उनसे उनकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद होने का डर है संजय कुलकर्णी जी, इसी वजह से इतना बवाल, इतना हंगामा। जैसे इन्होंने अलगाववादियों की दुकान बंद हो जाएगी मेरे ख्याल। जैसे उन्होंने कहा कि मेजर ढोंडियाल की वाइफ निकिता अब जम्मू कश्मीर की नागरिक नहीं है, उसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है वो होगा वैलिड टिल मैरिज। मतलब एक औरत के साथ आर्टिकल 14 के नीचे भी, मतलब देयर इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्टेट ऑफ J&K, वैलिड टिल मैरिज। शादी हो गई उसके बाद वो अब जम्मू कश्मीर की नागरिक। अच्छा, इसको आसान शब्दों में हम आप मुझे बताइए, मतलब कोई कश्मीरी लड़की गैर कश्मीरी से अगर शादी करती है तो वो कश्मीर की उसकी नागरिकता गई उसकी, और अगर कश्मीरी लड़का गैर कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो नहीं होगा ऐसा कुछ। शेख अब्दुल्ला, तो लड़की को भी नागरिकता मिल जाती है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, इन तीनों की बीवियां कश्मीरी नहीं है, तीनों की बीवियां कश्मीरी नहीं है, नाइदर शेख अब्दुल्ला, नौ फारूक अब्दुल्ला, नौ ओमर अब्दुल्ला। फिर इनकी नागरिकता क्यों नहीं जाती? अगर औरतों की नागरिक, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा है कि दिस इज इनवैलिड एंड दिस ऑर्डर इज ये शादी बचाने के लिए थोड़ी ना तरह ड्रामा कर रहे हैं सड़कों पर। ये शादी नहीं, तो ये लोग, इनकी तो दुकानें जो चल रही हैं। अभी आप मुझे बताइए, नीडू होटल जो है वो उसका लीज खत्म हो जाता है। नीडू होटल किसका है? अब्दुल्ला का है। ये आर्टिकल 370 के द्वारा ये मिनी महाराजास बन गए हैं। इन्होंने प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा ले रखी है कि जितने गरीब आदमी हैं वहां पे उनकी आवाज बंद सिर्फ। और इस पे आप देखिएगा, बाकी आप आवाज सुनेंगे सबकी, लेकिन एनसी, पीडीपी जितने भी लोकल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन बीजेपी के साथ समर्थक में होंगे, लेकिन धारा 370 और 35 अल्फा के ऊपर सब इकट्ठे मिलेंगे आपको। देश थोड़ी ना चुकाएगा। हाँ, इनकी प्रॉपर्टी की कीमत देश आतंकवाद के रूप में थोड़ी ना चुकाएगा। तो अलगाववाद, जिहाद, आतंकवाद की जड़ में धारा 370 है, जो अलगाववादियों की दुकानें चल रही हैं, जो बाहर से पैसा आ रहा है। अगर इस पर कुठाराघात हुआ, अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। ईश्वरन सिंह भंडारी, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट आपके ही चैनल पे उस दिन फारूक अब्दुल्ला जी का इंटरव्यू आ रहा था, वो कहते हैं ये हमारी रियासत है, ये प्रजातंत्र को रियासत बनाने के लिए ही 370 धारा है, जहां पे आम आदमी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। अलगाववाद तो अलग बात है, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए कश्मीर की। जो एक नॉर्मल आदमी है वो बाहर से इन्वेस्टमेंट ही नहीं ला सकता। जो पूंजीपति बैठे हुए हैं, जो नेता बैठे हुए हैं, वही आपकी जमीन खरीदेंगे। कोई भी भारतीय कॉर्पोरेट ग्रुप वहां पे आके जमीन नहीं खरीद सकता, होटल नहीं बना सकता, टूरिज्म नहीं कर सकता। तो ये जो आर्टिकल 370 एक इकोसिस्टम बन गया है कश्मीर का, जो इसको बचाना चाहता है। आगे आप देखिए, पुरुष शादी करता है तो उसके हक रहते हैं, महिला शादी करती है उसके हक नहीं रहते। ये कोई इस्लामिक कंट्री है हमारा देश कि महिलाओं के हक कम है कि वो ड्राइविंग नहीं करेंगी, उनके राइट्स नहीं होंगे? ये लीगली इतनी गलत बात है, पर ये आर्टिकल 370 की ढाल लेके करते हैं। जमीनों में आर्टिकल 370 की ढाल लेते हैं, वुमेन राइट्स में आर्टिकल 370 की ढाल लेते हैं, SC ST राइट्स के अंदर आर्टिकल 370 की ढाल लेते हैं। कोर्ट के सामने सवाल क्या है? इसका रियासत बनाया हुआ है। एज ए लॉयर अगर मैं आपसे समझना चाहूं, कोर्ट के सामने सवाल क्या है? सामने ये कोर्ट के सामने दो अलग सवाल हैं। पहला सवाल तो 335 जो आर्टिकल 35A है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे? अगर संविधान में आपको कॉमा भी चेंज करना है तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट का प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लंबा प्रोसीजर है, सब जानते हैं। अगर कॉमे के लिए भी आपको अमेंडमेंट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है तो एक पूरा प्रोविजन आ जाता है जिससे इतने बड़े प्रदेश के सारे लॉज अफेक्ट होते हैं। वो आप बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कैसे ला सकते हैं? नेहरू सरकार की उस समय मनमानी थी, उन्होंने कर दिया, पर यह संवैधानिक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 तो संविधान के साथ ही आया है कि संविधान ऐसे चेंज होगा। अब आपने बिना वो संविधान को फॉलो करे इसको चेंज कर दिया है। तो पहला ग्राउंड चैलेंज का तो सुप्रीम कोर्ट में यह है कि ये चीज जो प्रोसीजर से हुई नहीं है, बिल्कुल इलीगल है, इसको आप कैसे वाजिब मान सकते हैं? इसको खारिज कीजिए। दूसरे ग्राउंड्स इसके अंदर चैलेंज के ये आएंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, कि किस तरह ये सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 16, रिजर्वेशन, महिला,
ऑल दीज राइट्स ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए भी ये इलीगल और इनवैलिड है। तो फिर इस लिहाज से अगर समझा जाए इश्करण, पर मेरे ख्याल से जी इश्करण जो आप समझा रहे हैं, जो मुझे कुलकर्णी साहब ने समझाया, जो अमित रैना ने समझाया, एक सेक्शन और ऐड जल्दी करूंगा से। इसमें वाल्मीकि समाज के साथ भी पूरा का पूरा ये है, क्योंकि इन्होंने 650s में सैनिटेशन वर्कर्स के शॉर्टेज थी, इन्होंने वाल्मीकि समाज को बुलाया वहां पे सफाई कर्मचारी के लिए, और प्रोविजन का उनको स्टेट सब्जेक्ट दिया, मगर उसमें प्रोविजन स्टेट सब्जेक्ट का ये है कि आपके स्टेट सब्जेक्ट तब तक एप्लीकेबल है जब तक आप सैनिटेशन का ही काम करेंगे। तो अगर किसी का बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहे तो उसकी नागरिकता गई, पढ़ लिख के प्रोफेसर बनना चाहे तो उसकी नागरिकता। अच्छा, लेकिन एक चीज है जो अमित रैना आपने समझाई, जो संजय कुलकर्णी आपने समझाई, जो मुझे इश्करण सिंह भंडारी ने समझाई, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये एक तरीके से आम कश्मीरी के साथ धोखा है। ये धारा 370 वो इस लिहाज से क्योंकि आम कश्मीरी तो डेवलपमेंट चाहेगा, कश्मीर की आम कश्मीरी तो चाहेगा भी नौकरियां आए, कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आए ताकि मुझे नौकरी मिले और कश्मीर विकास करे। आम कश्मीरी तो वही चाहेगा, लेकिन इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। एक बार वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा राजीव जेटली जी। सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान सुनिए। आज 370 हटाना एक कलम की शक्ति में कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मैनिफेस्टो में है। राजीव जेटली एक कलम की शक्ति से हो सकता है, मतलब वो तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे कि संशोधन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हस्ताक्षर से हो सकता था। तो 4.5 साल क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आपको भी प्रेम है 370 और 35 से, क्योंकि आपकी भी सरकार चल रही थी 3.5-4 साल। बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात यह है कि आपकी जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बीच में रखी गई है वो कश्मीर और कश्मीरियत को बचा के रखना, और कश्मीर और कश्मीरियत को बचा के रखने के लिए आपको वहाँ पर युवाओं के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे, नई दिशाएं देनी पड़ेंगी उन्हें। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इसके अंदर IIT दिया, IIM दिया, लद्दाख में अलग से यूनिवर्सिटी की बात की गई। अब बात यहाँ पर आते, ठीक है नेहरू जी से गलती हुई थी, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से कहा था कि एक ऐसा कानून बीच में इंसर्ट करना चाहिए जिसके ऊपर हो सकता है राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि लिखित तौर पे दीजिए, तो नेहरू जी ने मना कर दिया था। मतलब जो कश्मीर और इस देश को डिटैच करने वाले जितने भी कानून थे वो नेहरू जी अनऑफिशियली बनवा दिया करते थे राष्ट्रपति से कह करके, ये बात तो जग जाहिर है। अब बात आती है दीवारें तोड़ने की, तो हमने दीवारें तोड़ने के सभी रास्ते, आप देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला IIT IIM की बात कीजिए, यूनिवर्सिटीज की बात कीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने सभी कदम उठाए। लेकिन आने वाले वक्त में भविष्य में कोई भी दीवार भारत और कश्मीर के बीच में किसी भी रूप में ना रह जाए, वो सुनिश्चित भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। केवल कानून नहीं, हर रास्ता वो अपनाया जा रहा है जिस रास्ते पे सभी दीवारें तोड़ दी जाए, और बहुत जल्द आपके सामने होगा। सरकार ऑफिशियली भी आपके सामने लेकर आएगी कि कौन से राजीव जेटली जी, आपने मुझे बता दिया नेहरू ने डिटैच किया, आप अटैच कर देते सर। आपको किसने रोका था? आपने अटैच क्यों नहीं किया? 4.5 साल अटैच किया नहीं, अब आप अटैच करने की बात कर रहे हैं। दीवार गिरा देते ना आप, ये दीवार आपने नहीं गिराई इसलिए हालात है। ये अगर दीवार पहले गिरा देते तो आज ये हालात नहीं होते कश्मीर में। आप भी जानते हैं पूरा भारत कश्मीर में बसता, आज कश्मीरी पूरे भारत में बसता, लेकिन पूरा भारत कश्मीर में बसता, अपने आप आतंकवादी अलगाववादी उल्टे पांव दौड़ते सर। आप लोगों ने इसको डिटैच रखा, आप लोगों ने ये दीवार बनाकर रखी। मैं इसलिए आप पर दोष डालूंगा। आज आप स्टेप उठाए ना उठाए, लेकिन अब तक आप लोगों ने इसको डिटैच रखा। सुहास चकमा, ठीक है सर, मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं, 2 और गेस्ट हैं, मैं एक बार 2 और गेस्ट हैं उसका कमेंट ले लेता हूं। राजीव जेटली, सुहास चकमा, ये तो कश्मीर जो आम कश्मीरी हैं सुहास जी, हाँ जी, ये उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है 370 का रहना, क्योंकि उनके अधिकारों का उल्लंघन इस लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, विकास के लिहाज से। आम कश्मीरी तो चाहेगा 370 छोड़िए, मुझे नौकरी चाहिए भैया। मेरा जो कहना है कि ये जो प्रोविजंस है 35(1) और 370 स्पेशल प्रोविजंस मेजॉरिटी के लिए बनाया नहीं जाता है, लेकिन कश्मीर का जो फेल्यूर है ये स्पेशल प्रोविजंस माइनॉरिटी का खिलाफ है, इक्वालिटी का बिल्कुल खिलाफ है। ये 35(1) आया 1954 में, लेकिन 72 साल के बाद भी जो सिख्स पाकिस्तान से, पश्चिम पाकिस्तान से आए हैं, उनको आज तक सिटीजनशिप नहीं मिला। तो
कौन सा कानून इंटरनेशनल लॉ हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप इक्वालिटी को वायलेट कर सकते हैं। तो मेरा जो कहना है, इनफैक्ट हमने पहले जो स्टेटमेंट दिया है कि ये जो प्रोविजन है ये गैर कानूनी है, ये इक्वालिटी प्रिंसिपल्स को पूरा खत्म कर देता है। और मैं ये कहूँगा कि 72 साल के बाद जो पश्चिम पाकिस्तान से सिख्स और बाकी लोग आए हैं उनको जो सिटीजनशिप नहीं मिला, ये तो कश्मीरियात और कश्मीरी लोगों का फेल्यूर है। आप कैसे देश चाहते हैं जिसमें माइनॉरिटीज का कोई अधिकारी ना हो, फिर वो कौन सा कश्मीर है? तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस है ये इक्वालिटी का बाहर नहीं जा सकते हैं। स्पेशल प्रोविजंस हमेशा माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बनाते हैं, लेकिन अगर स्टेट हुआ, उस स्टेट पे आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर है, तो आप पूरा एक स्टेट हो गया, तो उसमें आप मेजोरिटी का कैसे राइट अमित रैना ने जो बोला वाल्मीकि समाज, आपने बोला सिख जो है, फाइनल पॉइंट में जो कहना चाहता हूं, स्पेशल प्रोविजन जो वहां की माइनॉरिटीज के खिलाफ जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा सर, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। उससे पहले सायरा शाह अलीम हटना चाहिए 35 से 370। सायरा जी, सबसे पहले है अमन जी, हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है वो अभी कोई सरकार नहीं है, अभी गवर्नर्स रूल चल रहा है। तो कोई भी अगर अहम मुद्दा उठता है या कोई हम लोगों को निर्णय लेना होता है, सबसे पहले सरकार का हमें राय लेना होगा। सरकार बिकॉज अंडर 35A वो जो सरकार है जम्मू एंड कश्मीर की वो डिसाइड करेगी कि उसके जो स्टेट के नागरिक हैं उनके बेहतरी के लिए क्या ठीक रहेगा। तो अभी अपील्स पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो अभी नई सरकार जब आएगी वो निर्णय लेगी रिगार्डिंग द सिटीजन, वो ही फैसला लेगी, बिकॉज दिस इज अ डेलिकेट मैटर। आप तो जान रहे हैं कि असम में क्या हो रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, आपको पता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। तो अभी बताइए, जम्मू एंड कश्मीर इज अंडर बॉयल। आपको अभी पता है कि उग्रवादियों ने कैसे हमारे 44 वीर जवानों का ऐसे कत्ल किया है। एज इट इज स्टेट इज अंडर बॉयल। और अभी हम लोग इस तरह का कोई सेंसिटिव मैटर पे ऐसे फैसला नहीं ले सकते। हमें एक ऑल पार्टी कंसेंसस लेगा, बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग अभी और इंतजार करना चाहिए, अलगाववादियों को और फलने फूलने देना चाहिए। मैं भी डरा ही नहीं। तो आपको बता दें, धारा 370 और अनुच्छेद 35A को लेकर हलचल तेज है। और साथ ही कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी, पूरे देश में भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब आखिरी बार 35A पर होने जा रहा है या 370 पर होने जा रहा है। ईश्वरन सिंह भंडारी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक बार आप ये भी समझा दीजिए ऑप्शंस क्या क्या, क्योंकि 35A मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको शामिल किया गया, तो हटाया किस तरह से जा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है सरकार के पास? राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटाया जा सकेगा, क्योंकि संविधान सभा में 35A तो बाद में ऐड किया गया था नेहरू की तरफ से। देखिए अमन जी, कोई भी चीज जिसका जन्म ही लीगली ना हुआ हो वो तो चीज लीगल ही नहीं है। उसको जिस तरह वो पैदा हुई वैसे ही हटाया जा सकता है। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी ही नहीं 35A लाने के लिए, तो उसको हटाने के लिए भी नहीं चाहिए। जैसे उस समय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया है वैसे ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आप हटा सकते हैं। पर 35 से ऊपर भी ज्यादा जरूरी है 370, क्योंकि अगर 370 जाएगा तो 35A अपने आप ही ऑलमोस्ट अधमरा सा हो जाएगा। तो उसके लिए 370 के लिए प्रावधान बहुत क्लियर है, ये टेम्पररी प्रोविजन है। सब क्लॉज 3 ये भी कहता है दैट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से इसको हटा सकते हैं। उस समय इनकी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थी जम्मू कश्मीर की, असेंबली नहीं, जो ड्राफ्टिंग असेंबली थी, अब वो रही नहीं है। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के साथ आप इसको हटा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता अगर आप ऐसा करेंगे कोई भी कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर करेगा। वैसे भी 1980s ऑनवर्ड्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, गवर्नर रूल्स के अंदर ये सारे ऑर्डर्स आ ही चुके हैं, बहुत ऑर्डर्स आए हैं। अब समय ये है कि एक फाइनल ऑर्डर आए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कि ये टेम्पररी प्रोविजन था जो 70 साल से चल रहा है। आदमी पैदा होकर मर जाता 70 साल में, ये टेम्पररी प्रोविजन खत्म नहीं हुआ है। तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए कि ये टेम्पररी प्रोविजन हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटा दिया है, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से लेकिन अभी सिचुएशन सेंसिटिव है। अमित रैना बार-बार ये दलील दी जाती है, कोई कोर्ट इसमें अभी हालात तनावपूर्ण है, सिचुएशन सेंसिटिव है थोड़ी, इसलिए अभी अवॉइड करना चाहिए। ये दलील बार-बार, यही दलील सायरा भी दे रही है, ये दलील वहां पर भी दी जा रही है। आपके पास आ रहा हूं सुहास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले अमित, एक गैर कानूनी कानून है उसको हटना चाहिए, उसके लिए समय
कोई भी नहीं होता है। जिस समय आपको पता चला ये गैर कानूनी है, ये गलत है, ये हटना है। अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी हटाई, कॉन्फ्लिक्ट में गया, ही वेंट इनटू एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका वाज अबाउट टू गेट स्प्लिट, मगर उसने किया क्योंकि उसको पूरा विश्वास था जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। और यहाँ एक छोटा सा प्रावधान नहीं हटा सकते 35A जो सीधे का सीधा आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। दूसरी समस्या ये कि कश्मीर में अगर आपको इतनी 370 पर बताइए, 35A तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए हटाया जा सकता है, वो मूल संविधान में शामिल नहीं था, संविधान सभा की ओर से पारित नहीं किया गया था, सीधा राष्ट्रपति के ऑर्डर के जरिए लाया गया, तो ये तो गैर कानूनी हो गया। 370 बताइए। देखिए 370 में बड़ा ही ओपन क्लॉज है, कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। राजीव जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। राजीव जी, भारतीय जनसंघ का जन्म ही हुआ था एक निशान एक प्रधान को लेकर, और 3 बार आप सरकार में आ चुके हैं, और तीनों बार जिसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वो नारे भाजपा ने खूब लगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, मगर जिस चीज के लिए उन्होंने अपना शहादत दी वो उस क्लॉज को आपने कभी नहीं हटाया। 370 आज भी वही है। कैन आई जस्ट राजीव जेटली। देखिए, मैं बिल्कुल इनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और बिल्कुल अच्छी मांग, और ये बात भी इन्होंने साफ तौर पर रखी कि क्यों नहीं हटाया गया। देखिए, एक मैटर सब जुडिशियस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियस आपका हटाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उसके वैलिडिटी को लेकर है, इसको लेकर नहीं, तो आप हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोका नहीं है। आप हटाइए 370 को, लेट सुप्रीम कोर्ट टेक अ कॉल। आप सुप्रीम कोर्ट का कॉल मत लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट कॉल लेगा, उसको क्या करना है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं हटाने से। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और आपने अगर मेरी चर्चा में शुरुआत में सुना हो और ध्यान दिया हो तो मैंने एक बात आपको बोली थी कि हर कोई दीवार जो कहीं पर भी बाधा बनती है देश और कश्मीर के बीच में किसी भी तरीके के अधिकारों की, चाहे वो महिला अधिकारों से जुड़ी बात हो, चाहे देश के अधिकारों से जुड़ी बात हो, या कश्मीरियत से या कश्मीर के अधिकारों से जुड़ी बात हो, कोई भी दीवार अब बीच में नहीं रहने दी जाएगी। आपने तो सर दीवार में सीमेंट लगाया और ऑफिशियल नीति लेकर के आएगी आपके सामने। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो सारी चीजें, तो आपने तो दीवार में सीमेंट लगाया और मजबूत करिए। पहला पॉइंट था उसमें 370 नहीं हटेगा, वी विल नॉट टेम्पर विद एग्जिस्टिंग क्लॉजेस। अमन जी, बहुत अलग सा सब्जेक्ट हो जाएगा कि किस तरीके से एक सरकार जो कश्मीर ने चुनी हो, सरकार जो जम्मू और कश्मीर की जनता ने चुनी हो, उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, वहाँ पर उनको बुनियादी सुविधाएं देना, वह सरकार की उपस्थिति करवाना, ये भी केंद्र या राज्य कोई भी सरकार हो उसका दायित्व होता है। लेकिन हाँ, हमारी विचारधारा उनके साथ नहीं मिली और देखिए हमने भी अपने सपोर्ट विड्रॉ करी उनसे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब मैं ये बात कह रहा हूं कि कश्मीर की ज़रूरतें पूरी करना, कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा के साथ जोड़ना, इन सारे कदमों के ऊपर बहुत गंभीरता से अगर किसी ने कदम उठाए तो हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने उठाए। और अब ये भी बात में साथ में कही जा रही है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि दीवारें तोड़ी जाएंगी। ये केवल 1-2 धाराओं की बात नहीं है, बहुत सारी दीवारें ऐसी जिनको तोड़ने की जरूरत है। संजय कुलकर्णी साहब, ये क्यों कहा जा रहा है दीवार तोड़ी जाएगी तो भूचाल आ जाएगा, आग लगा देंगे, ये धमकियां, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है ना ये जो एक तरीके से हम लोगों ने सब ने जस्ट एज इवन ए डेविल्स एडवोकेट मानसिकता बदली करनी चाहिए हम लोगों को, सबको, ये इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वर्डिक्ट क्या दिया है। उन्होंने कहा है ये जो धारा है इट इज नो लॉन्गर टेम्पररी, इट इज बिकम परमानेंट, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या कहा है, इंटीग्रेशन ऑफ JNK इज फाइनल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो बार बार लोग कहते हैं कि साहब आग लग जाएगी, कहां से आग, इंटीग्रेशन इज फाइनल, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन 2018। नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ 35 ड्यूअल सिटीजनशिप। 370 क्या लाता है, डुअल सिटीजनशिप। इसमें सोचने की तरीका है कि अगर डुअल सिटीजनशिप है, दैट मींस द पीपल फ्रॉम द स्टेट ऑफ JNK कैन हैव इंडियन सिटीजनशिप एंड गो एनीवेयर, बट इंडियंस कैन नॉट फ्रॉम एनीवेयर पार्ट ऑफ JNK कैन नॉट गो एंड डू एनीथिंग इन JNK. That should be totally done away with. Everybody should have a right to move in and out. 370 brings also one more thing कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। IPC को लेकर कोई भी प्रोविजन आता, अभी 377 को लेकर प्रोविजन आया, वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है।
आप 3 तलाक का जजमेंट आएगा आईपीसी को लेकर, वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा। बट रणबीर सिंह कोर्ट यू विल एक्सेप्ट इट इज दिस ठीक है, आइडेंटिकल टू स्वास्थ्य आईपीसी। ठीक है, मुझे वाइंड अप करना उससे पहले स्वास्थ्य चकमा बार बार ये कहना कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है कहने से नहीं होगा। जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक अभिन्न कैसे होगा? अभी तो भिन्न कर रखा है, वो तो अलगाव की बुनियाद है 35 से 370। वो एक तरीके से पहले आपने अलग कर दिया उसको 35 से 370। मैं इस पे 2 पॉइंट कहना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि आर्टिकल 370 अगर टेम्पररी प्रोविजंस है उस ग्राउंड पे रिमूव होता है, आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि बहुत सारे प्रोविजंस है जो टेम्पररी है लेकिन 70 साल से चल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन फॉर एसटीज एंड एससीज वाज सपोज्ड टू बी फॉर 10 इयर्स, वो अभी तक चल रहा है। और आप आर्टिकल 370 को टच करते हैं तो आप देखिए आर्टिकल 371 और 372 में नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे आपने स्पेशल प्रोविजन देख रखा है। तो ये एक बात हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कैसे विचार करेगा ये देखना है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट में कहना चाह रहा था कि 1954 में ये 35(1) आया है, तो उस टाइम का बाद ही अब लागू हो सकता था। लेकिन ये जो समुदाय है, जो बाल्मीकि समुदाय है, मुझे वाइंड अप करना है। सर आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, अभी सही समय नहीं आपके हिसाब से? अमन जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं कह रही हूँ नहीं, देखिए अभी जो पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी जब आएगी तभी कुछ फैसले होते हैं। एक ऑल पार्टी मीटिंग करवाइए, एक ऑल पार्टी कंसेंसस कराइए। वो रैंप अप करके लोगों को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी असम का हाल खराब। चलिए तब तक फिर आतंक को फलने फूलने दें आपके हिसाब से, तब तक अलगाववाद को और फलने फूलने दे, फिर जब स्थिति और खतरनाक हो जाए तब सोचा जाए। ये भी नहीं किया जा सकता है ना, 40 जवानों की शहादत हुई है मैम, सीरियसली लेना पड़ेगा।